कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ऑफर आता है। आपको एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यानी एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में हिस्सा लेना है। आपको उस प्रयोग के दौरान 2 हफ्ते के लिए एक जेल में रहना होगा। वो जेल भी नकली होगी, उस जेल के गार्ड्स भी नकली होंगे और उन गार्ड्स को आपको मारने पीटने का, आप पर हाथ उठाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा। और 2 हफ्ते बाद आप पूरी तरह आज़ाद हैं। आप सोच रहे होंगे, बिता लेंगे किसी तरह 2 हफ्ते। 2 हफ्ते मूवीज़ नहीं देखेंगे, 2 हफ्ते पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, 2 हफ्ते यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कौन किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। और 2 हफ्ते बाद 1.25 लाख रुपए, वो भी टैक्स फ्री। क्या पता शेखी बघारने का भी मौका मिल जाए। ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर हो जाए और टीवी चैनल वाले हमारा इंटरव्यू लेने आ जाए। कितना मजा आएगा ना ओपिनियन देने में। और हमारा ओपिनियन पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया जानने की कोशिश करेगी। इज़न्ट इट ग्रेट? 50 साल पहले अमेरिका के 24 लड़कों ने भी यही सोचा था। उन्होंने सुबह सुबह अखबार में एक ऐड पढ़ा। इस ऐड में लिखा था कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लो, कैदी या गार्ड होने का अभिनय करो, हर दिन $15 कमाओ और फिर आज़ाद हो जाओ। और उस समय 1971 में $15 बहुत बड़ी चीज होती थी। लेकिन उन 24 लड़कों को यह नहीं पता था कि अक्सर हम अभिनय करते करते, एक्टिंग करते करते खुद वो बन जाते हैं जिसकी हम एक्टिंग कर रहे हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में एक्टिंग करते करते, अभिनय करते करते चीजें जब रियल एक्ट में तब्दील हो गई तो जो चीज फैली उसे हम आम भाषा में दहशत या टेरर कह सकते हैं। क्यों फैली वो दहशत? क्या कारण था उस दहशत के पीछे? आइए हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। और इस साइकोलॉजिकल प्रयोग का हम भारतीयों की आजादी के दिन से भी एक संयोगिक संबंध है, कोइंसिडेंटल रिलेशनशिप है। हम उस रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करेंगे। 1971 में फिलिप जिम्बार्डो को यह ख्याल आया कि साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। फिलिप यह जानना चाहते थे कि जब लोगों के पास ताकत आ जाती है तब वो कैसा बर्ताव करते हैं, और जब उनके पास से ताकत चली जाती है तब वो कैसा बर्ताव करते हैं। फिलिप ने अमेरिका की जेलों में यह ऑब्जर्व किया था कि जेलों के गार्ड्स कैदियों के साथ यानी प्रिजनर्स के साथ काफी क्रूरतापूर्ण बर्ताव करते हैं, बहुत ही क्रूएल बिहेवियर दिखाते हैं। वो जानना चाहते थे कि ये गार्ड्स स्वभाव से ही क्रूर हैं या फिर सिस्टम उन्हें जो ताकत देता है वो ताकत उन्हें क्रूर बना देती है। फिलिप साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्हें यूएसए नेवी से फंडिंग भी मिल गई और तब उन्होंने अखबार में एक ऐड निकाला, एक इश्तिहार निकाला जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। उस ऐड को पढ़कर तकरीबन 75 लोगों ने अप्लाई किया। वो सारे के सारे पुरुष थे और उन सब की उम्र 20 से 25 साल के लगभग थी और उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने की यही रिक्वायरमेंट भी थी। जिम्बार्डो ने सारे लोगों का बहुत ही रिगरस इंटरव्यू लिया, सबकी जांच की। जिम्बार्डो ने सबसे पूछा कि उन्होंने कभी जिंदगी में कभी नशा तो नहीं किया है, वो कभी किसी अपराध में लिप्त तो नहीं रहे हैं, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। इस जांच के बाद 24 ऐसे युवक चुने गए जिनका अतीत, जिनका पास्ट काफी साफ सुथरा था और जिन्होंने अपने अतीत में कभी कोई सैडिस्टिक टेंडेंसी यानी दुख देने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई थी। उन 24 लोगों में 2 लोगों को रिजर्व में रखा गया। एक ने बाद में एक्सपेरिमेंट में आने से इनकार कर दिया
तो अंत में कुल मिलाकर 21 लोग बचे। जिम्बार्डो ने सबको एक्सपेरिमेंट के रूल्स बताए। जिम्बार्डो ने कहा कि एक नकली जेल होगी जिसके सारे नियम या अधिकतर नियम असली जेलों की तरह होंगे। पार्टिसिपेंट्स में कुछ लोग कैदी बनेंगे और कुछ लोग गार्ड बनेंगे। कैदियों को 24 घंटे जेल के अंदर रहना होगा। गार्ड्स की 8 घंटे की शिफ्ट होगी और शिफ्ट करने के बाद वो वापस अपने घर जा सकते हैं ताकि वो अगले दिन वापस आ सकें। तो जिम्बार्डो ने सबसे पूछा कि भाई आप कैदी बनना चाहोगे या गार्ड बनना चाहोगे। एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो सबने यही कहा कि वो लोग कैदी बनना चाहेंगे। जिम्बार्डो ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि कैदियों से कोई नफरत नहीं करता। जिम्बार्डो ने सिक्का उछालकर यह तय किया कि कौन सा पार्टिसिपेंट कैदी बनेगा और कौन सा पार्टिसिपेंट गार्ड बनेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि कौन जिंदगी में क्या बनेगा यह बात भी किस्मत सिक्का उछाल के ही तय करती है, और क्या पता करती भी हो। फिर एक दिन अचानक ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। सुबह सुबह पुलिस इन 10 लोगों के घर गई जो होने वाले कैदी थे। उन्हें उनके घरों से अरेस्ट किया गया, उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गई, उन्हें उनके राइट्स यानी उनके अधिकार बताए गए और उनको पुलिस की कार में डाला गया। यह सब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के बेसमेंट में ये जेल बनाई गई थी। उस जेल में 4 कमरे थे। 3 कमरों को सेल कहा गया। वो थोड़े से बड़े थे और हर एक सेल में 3 या 4 बिस्तर लगाए गए लोहे के। उसमें कैदियों को रखा जाने वाला था। चौथा कमरा जो था वो बहुत छोटा था और उसमें मुश्किल से एक आदमी लेट सकता था। उस छोटे से कमरे का नाम रखा गया होल यानी छेद। और ये होल उस कैदी को हार्श पनिशमेंट यानी कड़ी सजा देने के लिए बनाया गया था जिसने ज़्यादा बड़ी गुस्ताखी की हो, जिसने ज़्यादा बड़ा अपराध किया हो। उस होल में उस कैदी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत में बंद रखा जा सकता था। तो ये सारे के सारे कैदी जो 10 कैदी थे, इनको जेल में लाया गया। इनका बाकायदा फिंगरप्रिंट लिया गया, इनके कपड़े उतारे गए, इनको जेल के कपड़े दिए गए, इनके पूरे शरीर पर दवा छिड़की गई। फिर उनके एक पांव में एक चेन भी लगाई गई जिसे लॉक किया जा सकता था और आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें इनके सेल्स में ले जाया गया। हर एक कैदी को उसका एक नंबर दिया गया और उनसे कहा गया कि उनको उनके नाम से नहीं, उसके नंबर से पुकारा जाएगा। जब हम किसी इंसान से उसका नाम छीन लेते हैं और उसको एक नंबर दे देते हैं तो उसकी इंसान के रूप में जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर दे देने के बाद वो इंसान नहीं रह जाता, वो हमारे लिए सिर्फ एक नंबर रह जाता है। इससे उस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है, वो अंदर से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। जो 11 लोग गार्ड्स बने थे उनको असली गार्ड्स के कपड़े पहनाए गए और सबसे ज़रूरी बात कि उनकी आंखों पर काला चश्मा पहनाया गया। काला चश्मा इसलिए पहनाया गया ताकि वो गार्ड्स उन कैदियों से आई कांटेक्ट ना बना सकें, क्योंकि जब हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो हमारी उसके साथ दोस्ती हो सकती है, हमारे मन में उसके लिए सिंपैथी जग सकती है और ये दोस्ती और ये सिंपैथी इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक खतरा हो सकती थी। उन गार्ड्स को कैदियों को मारने की या उन पर हाथ उठाने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, लेकिन उन्हें यह कहा गया था कि जेल में शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए वो बाकी
जो चाहे कदम उठा सकते हैं। और अपनी इस ताकत का, उन्हें जो यह ताकत मिली थी, इस ताकत का इन गार्ड्स ने कैसे दुरुपयोग किया, कैसे मिसयूज किया, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। और हाँ, ये जिम्बाडो साहब का क्या हुआ? जिम्बाडो साहब अपने साथियों के साथ उस जेल के ऊपर बने एक कमरे में बैठ गए। उन्होंने जेल के कोने कोने में कैमरे लगवाए थे और माइक्रोफोन्स लगवाए थे, ताकि वो जेल में हो रही हर एक चीज को देख सकें और हर एक बातचीत को, फुसफुसाहट को भी, विस्परिंग्स को भी सुन सकें। पहला दिन तो बहुत शांति से बीता। ये जितने भी कैदी थे और जितने भी गार्ड्स थे, ये अपने अपने रोल में आ गए। लेकिन रात होते होते गार्ड्स को एक चीज समझ में आ गई। वो ये कि अगले 14 दिनों तक ये 10 के 10 कैदी, ये 10 के 10 लड़के पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर हैं। उन्होंने जिंदगी में पहले कभी इतनी ताकत महसूस नहीं की थी। और इस रियलाइजेशन ने, इस एहसास ने उन गार्ड्स के अंदर कुछ जगा दिया। रात के 2:30 बजे जब सारे के सारे कैदी थके हुए थे और बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तब इन गार्ड्स ने जोर से सीटी मार मार के इन सारे कैदियों को उठाया और उनको उनकी सेल्स के बाहर एक कतार में लगाया। फिर उनसे पूछा गया कि उनके नंबर्स क्या हैं। और जिन कैदियों को उनके नंबर्स याद नहीं थे, कैदी नंबर याद नहीं थे, उन कैदियों को बुरी तरह से जलील किया गया। अब यह सिस्टम असली जेलों में भी चलता है। हर एक जेल में सुबह और शाम में एक बार नंबर काउंट होता है, ताकि पता चल सके कि सारे के सारे कैदी जेल में मौजूद हैं या नहीं, कोई कैदी जेल से भाग तो नहीं गया है। लेकिन 2:30 बजे रात में जब सारे के सारे कैदी सो रहे हों, उनको गहरी नींद से उठाया जाए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और ये घटना, ये छोटी सी घटना तो आने वाली चीजों की सिर्फ एक छोटी सी झलकी थी। एक्सपेरिमेंट के दूसरे दिन जैसे जैसे सुबह चढ़ती गई, वैसे वैसे गार्ड्स की बदतमीजी भी बढ़ती गई। तब कुछ कैदियों ने यह फैसला किया कि उन्हें इस बदतमीजी का जवाब देना होगा, उन्हें प्रतिरोध दिखाना होगा। तो उन्होंने अपने सेल के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, ताकि गार्ड्स अंदर ना घुस सकें। यह देखकर गार्ड्स काफी घबरा गए। तो दिन की ड्यूटी वाले गार्ड्स ने नाइट की ड्यूटी वाले गार्ड्स को फोन किया और उन्हें वहां बुलाया, जेल में बुलाया। बगावत हो चुकी थी और अब उस बगावत को रौंदने के लिए, उसे क्रश करने के लिए पूरी सेना की जरूरत थी। लेकिन गार्ड्स की पूरी कोशिश के बावजूद भी ये कैदी उस सेल के दरवाजे को खुलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपने बिस्तरों को, अपने लोहे की चारपाइयों को जेल की सेल के दरवाजे से लगा रखा था, ताकि सेल का दरवाजा खुल ना पाए। तब गार्ड्स ने वो कदम उठाया जो हैवानियत की दिशा में पहला कदम था। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया, वो जो आग बुझाने का यंत्र होता है, आपने ऑफिसेज में देखा होगा। उस यंत्र को लिया और पूरी की पूरी गैस उस सेल के अंदर डाल दी। जब उस सेल के अंदर वो बदबूदार जहरीली गैस घुसी, तो वो सारे के सारे कैदी बीमार पड़ने लगे, सफोकेट करने लगे, बेहोश होकर गिरने लगे। और यह देखते ही गार्ड्स ने धक्का मारकर सेल के दरवाजे को खोला। अब वक्त आ गया था कि इन निहत्थे कैदियों को, जिन्होंने बगावत करने की हिमाकत दिखाई थी, उनको मजा चखाया जाए। जिस सेल में यह सब कुछ हुआ, उस सेल में 3 कैदी थे। उन गार्ड्स ने उस सेल के अंदर जो 3 कैदी थे, उनके सारे कपड़े फाड़ दिए
और उनके बिस्तरों को, उनके बेड्स को सेल से बाहर निकाल दिया और उनको वापस सेल में बंद कर दिया। अब उन कैदियों के शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था और उनके पास सोने के लिए एक बिस्तर नहीं था, वो फर्श पर लेटे हुए थे। जिन कैदियों ने बगावत नहीं की थी उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, उनको अच्छा खाना दिया गया, उनको दूसरे सेल में रखा गया और उनको कुछ समय के लिए किसी भी तरह से परेशान नहीं किया गया। जिन कैदियों ने बगावत की थी उनके रिंग लीडर को उस होल में डाला गया जिसकी हमने बात की है कुछ समय पहले। उस होल में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था और वो घंटों उसके अंदर बेसुध पड़ा रहा। जो अच्छे कैदी थे और जो अच्छे कैदी नहीं थे, उनके बीच यूनिटी तोड़ने का, उनके बीच की एकता तोड़ने का ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका था। क्योंकि जो कैदी अच्छे थे, जिन्होंने बगावत नहीं की थी, उन्होंने सोचा कि गार्ड्स से पंगा लेकर कोई भी फायदा नहीं है और गार्ड्स की नज़र में अच्छा बने रहने से उनका ही फायदा है। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, ये जो जेल थी इसके अंदर बाहर की रोशनी और बाहर की हवा आने का कोई भी सिस्टम नहीं था। तो उसके अंदर ये जो हमारे 10 कैदी बंद थे, इनको कभी भी पता नहीं चलता था कि दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, कितने बज रहे हैं, कौन सा दिन है। तीसरे दिन गार्ड्स ने सोचा कि कैदियों की इस दयनीय हालत का, इस पिटिफुल सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया जाए। दूसरे दिन के बगावत को, दूसरे दिन के विद्रोह को, जो उन्होंने बहुत ही बेरहमी से क्रश किया था, उसे दबाया था, इसके बाद गार्ड्स का मन काफ़ी बढ़ गया था। अब ये सारे गार्ड्स कैदियों के साथ और भी बदतमीजी करने लगे थे और उन्हें छोटी छोटी गलतियों के लिए काफ़ी बड़ी सज़ा देते थे। लेकिन उससे भी बड़ी सज़ा ये थी कि अगर कोई कैदी थोड़ा सा भी रेसिस्टेंस दिखाता था, थोड़ी सी भी आवाज़ उठाता था, तो उसकी गलती की सज़ा वो पूरे ग्रुप को देते थे। जैसे मान लिया कि एक कैदी ने कोई बात कही जो इन्हें पसंद नहीं आई, तो वो कहते थे कि पूरा का पूरा ग्रुप पुशअप लगाएगा और पूरा का पूरा ग्रुप तब तक पुशअप लगाते रहेगा जब तक वो कैदी माफ़ी न मांग ले। इससे वो कैदी पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता था। अब क्या है ना कि हम दुश्मनों की दुश्मनी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अपने दोस्तों की दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अंत में थक हार कर वो बेचारा कैदी माफ़ी मांगने लगता था, गिड़गिड़ाने लगता था। कई बार ऐसा भी होता था कि अगर एक कैदी पुशअप लगा रहा है तो उसकी पीठ पर दूसरे कैदी को बैठने के लिए कहा जाता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक कैदी जब पुशअप लगा रहा था तो उसकी पीठ पर 2 कैदियों को बैठने के लिए कहा गया। और इस तरह तीसरे दिन गार्ड्स कैदियों को तरह तरह से जलील करने लगे। उन्होंने उनसे खाली हाथों से टॉयलेट साफ कराया, उनके साथ भद्दी भद्दियाँ उन्हें गाली दी, उनको तरह तरह से जलील किया। इतना कुछ होने के बाद उन कैदियों का मनोबल पूरी तरह टूट गया था। वो गार्ड से काफ़ी झुककर बातें करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि उनकी किसी बात से गार्ड्स को बुरा ना लग जाए, गार्ड्स ऑफेंडेड ना हो जाए। कैदियों की यूनिटी पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें पता था कि ये नकली जेल है और सब कुछ खेल है, पर उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल असली था और उसकी जो दहशत थी, उसका जो टेरर था, वो तो बिल्कुल ही असली था। उस दिन कैदी नंबर 8612 पूरी तरह टूट गया। वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा और वो जिद करने लगा कि उसे जेल छोड़नी है। लेकिन गार्ड्स को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। गार्ड्स ने उसके साथ काफ़ी गाली गलौज की, उसके साथ बहुत बदतमीज़ी की और उससे गार्ड्स ने कहा कि वो बहुत ही कमज़ोर आदमी है। जब वो कैदी वापस अपने सेल में आया तो वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने अपने साथियों को बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये असली जेल बन चुका है
और इससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। ऊपर अपने कमरे में बैठा जिम्बार्डो ये सब कुछ देख रहा था। उसके साथियों ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो इंटरफेयर करे और उस कैदी को उसकी हालत से बाहर निकाले, लेकिन जिम्बार्डो अपने इस एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा मुग्ध था, और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिससे उसके एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी भी बाधा पहुंचे और उसका एक्सपेरिमेंट बीच में थोड़े समय के लिए भी रुक जाए। तो इसलिए उसे कैदी नंबर 8612 पर बिल्कुल तरस नहीं आया। चौथे दिन कैदियों के घर वाले उनसे मिलने आने वाले थे और गार्ड्स बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी हैवानियत की खबर जेल की दीवारों से बाहर पहुंचे। तो इसलिए उस दिन उन्होंने कैदियों को अच्छे कपड़े दिए, अच्छे से भोजन कराया और उन्हें अच्छे से तैयार किया। जब ये कैदी, ये प्रिजनर्स अपने घर वालों से बात कर रहे थे, तब गार्ड्स उनकी हर मिनट निगरानी कर रहे थे। इसके बावजूद कुछ पेरेंट्स को यह शक हो गया कि उनके बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। एक कैदी की माँ ने जिम्बार्डो से यह कहा कि उन्हें शक है कि उनका बेटा बहुत थका हुआ है, लेकिन जिम्बार्डो ने उनकी शिकायत को, उनकी परेशानी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। घर वालों के जाने के बाद गार्ड्स ने कैदियों पर होने वाला टॉर्चर डबल कर दिया। वो उन्हें नए नए तरीक़ों से जलील करने लगे। उन्होंने फिर से उनसे खाली हाथों से टॉयलेट साफ़ कराया, उनके साथ गाली गलौज की और उनके कपड़े उतार कर उनके साथ कई ऐसी अश्लील हरकतें की जिनको यहाँ पर बताना सही नहीं है। उसके बाद गार्ड्स ने यह अफवाह उड़ाई कि ये सारे कैदी जेल तोड़कर भागने की फिराक में हैं, और उस अफवाह की आड़ में उन्होंने उन कैदियों को और परेशान करना शुरू कर दिया। वो थोड़ी थोड़ी देर पर कैदियों को उनकी सेल बदलने को कहते थे। इसके कारण कैदी ना आराम कर पाते थे और ना सो पाते थे। सारे के सारे प्रिजनर्स, सारे के सारे कैदी चिंता और परेशानी से इतने भर गए थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो जिस जेल में है वो असली है या नकली है। हद तो तब हो गई जब ये इन गार्ड्स ने और जिम्बार्डो ने लोकल पुलिस को फ़ोन कर दिया और उनसे यह कह दिया कि कैदी जेल तोड़कर भागने की फिराक में है और उन्हें इन कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर असली और नकली जेल के बीच का फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर आया 5वां दिन। गार्ड्स का टॉर्चर पहले की तरह जारी रहा। वो कैदियों से वैसे शर्मनाक काम कराते रहे जिनके बारे में, जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ बात भी नहीं की जा सकती है। अगर कोई कैदी रोने लगता था और बुरी तरह टूट जाता था तो गार्ड्स उन्हें उसे और भी जलील करते थे और उससे कहते थे कि वो जानबूझकर ड्रामा कर रहा है और जेल का जो अनुशासन है, जेल का जो डिसिप्लिन है, उसको बनाने में गार्ड्स की मदद नहीं कर रहा है। उस दिन पादरी यानी चर्च का प्रीस्ट इन कैदियों से मिलने आया। असली जेलों में भी ऐसा होता है कि ये पादरी कैदियों से मिलने आते हैं ताकि उन कैदियों को इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट, भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारा मिल सके। जिम्बार्डो के सामने उस पादरी ने हर एक से बात की। पादरी ने उन कैदियों से पूछा कि वो जेल से निकलने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन की बगावत के बाद और उन्हें जिस तरह से दबाया गया था और उन्हें जिस तरह से तंग किया जा रहा था, उससे कैदियों का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और वो इस एक्सपेरिमेंट से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें वास्तव में यह विश्वास होने लगा था कि ये जेल बिल्कुल असली है। आश्चर्य की बात यह भी थी, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उन कैदियों ने
उस पादरी को अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने इस पादरी को अपना कैदी नंबर बताया। 4 दिनों तक जेल में रहने के बाद वो वहाँ की आबो हवा से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो अपना असली परिचय ही भूल गए थे। किसी तरह कैदी नंबर 819 ने हिम्मत करके पादरी से पूछा कि वो इस जेल से कैसे निकल सकता है। तो उस पादरी ने उसे कहा कि उसे जेल से निकलने के लिए एक वकील की ज़रूरत होगी, एक लॉयर की ज़रूरत होगी, जैसा कि असली जेल में होता है, और एक वकील या लॉयर ही जेल से निकलने में उसकी मदद कर सकता है। जब यह बात गार्ड्स तक पहुंची, पता नहीं कैसे पहुंची, तो गार्ड्स को काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने सारे कैदियों को एक कतार में खड़ा किया और सारे कैदियों को जोर जोर से चिल्लाने को कहा, कैदी नंबर 819 कायर है, कैदी नंबर 819 घटिया है, कैदी नंबर 819 बेकार है। कैदी नंबर 819 सारी बातें सुन रहा था और इतनी जलालत के बाद वो बेचारा शर्म से और भी नीचे डूब गया। उसने कहा कि वो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता है, वो जेल के अंदर वापस जाना चाहता है और अपने साथियों के सामने यह प्रूफ करना चाहता है, यह सिद्ध करना चाहता है कि वो घटिया और कायर आदमी नहीं है। लेकिन उसकी बुरी हालत देखकर फाइनली जिम्बार्डो को थोड़ा तरस आ गया। उसने कैदी नंबर 819 को अकेले में बिठाया, उससे बातें की और उससे समझाया कि ये असली जेल नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर इस जेल से बाहर निकल सकता है। और तब इतने दिनों के बाद अपनी ब्रेन वॉशिंग से निकलकर उस कैदी को समझ में आया कि वो चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट से निकल सकता है, इस नर्क से मुक्ति पा सकता है। तो उसने इच्छा जाहिर की कि वो इस एक्सपेरिमेंट से निकलना चाहता है और उसे आज़ादी मिल गई। दोस्तों, मजबूत से मजबूत इंसान को भी किस तरह अंदर से तोड़ा जा सकता है, वो इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल साफ दिख रहा था। 20 साल तक आज़ादी की ज़िंदगी जीने वाला आदमी 5 दिनों के अंदर ये महसूस करने लगा था कि उसके लिए जेल से छूटना बिल्कुल नामुमकिन है, और अगर वो जेल से छूटने की इच्छा रखता है तो वो एक नंबर का कायर और डरपोक है। इस बात से मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से एक उदाहरण याद आता है। मेरा एक दोस्त इंडिया की एक बहुत ही मशहूर आईटी कंपनी में काम करता था। उसने कई सालों तक काम किया और उसके बाद उसने वो जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब पकड़ी। लेकिन उसने एक बात बताई। उसने कहा कि उस कंपनी में सालों तक काम करते करते उसे यह एहसास हो गया था, या उसे यह विश्वास हो गया था कि वो इतना निकम्मा है कि उसे इस कंपनी के बाहर जॉब नहीं मिल सकती। और इसके पीछे कारण ये था कि कंपनी का मैनेजमेंट बार बार अपनी बातों से उसे यह एहसास दिलाता था कि इस कंपनी के बाहर उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर वो इस कंपनी से बाहर नौकरी की तलाश करता है तो वो एक नंबर का एहसान फरामोश है, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसको कॉलेज से निकलते ही जॉब दी, इतने सालों तक उसको इतनी अच्छी सैलरी दी, और अगर वो इतनी अच्छी कंपनी को छोड़ता है तो वो गलत कर रहा है। कैदी नंबर 819 के निकल जाने के बाद गार्ड्स ने अपनी बर्बरता को, अपनी क्रूरता को और बढ़ा दिया। उन गार्ड्स के हिसाब से ये कैदी उनकी क्रूरता के शिकार नहीं थे। उनके हिसाब से ये कैदी अव्वल दर्जे के बदमाश थे, अनुशासनहीन थे और शरारती थे, जो जेल के अनुशासन को बनाए रखने में उनकी मदद नहीं कर रहे थे। 5 दिनों के अंदर ही कुछ लोग पूरी तरह से बेबस हो गए थे और कुछ लोग पूरी तरह से बेरहम हो गए थे। ताकत का होना और ताकत का ना होना इंसानों को किस तरह बदल देता है, वो इस एक्सपेरिमेंट में
बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। छठे दिन भी कैदियों पर होने वाला टॉर्चर बदस्तूर जारी रहा। गार्ड्स नए नए तरीकों से कैदियों को तंग करते रहे, उनको जलील करते रहे। जेल में अनुशासन बनाए रखना गार्ड्स का लक्ष्य नहीं था। दरअसल कैदियों को तरह तरह तरीकों से तंग करने में, उनको परेशान करने में गार्ड्स को एक बड़ा घटिया मजा आ रहा था और उन्हें इस बात का काफ़ी सुकून था कि वो इन लोगों के साथ जो चाहें जब चाहे कर सकते हैं। जिम्बार्डो भी अपने इस एक्सपेरिमेंट की डेवलपमेंट से काफ़ी खुश था और वो काफ़ी क्यूरियस था। वो जानना चाहता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। इसी दौरान जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना उससे मिलने आई। क्रिस्टीना खुद साइकोलॉजी में पीएचडी थी और एक समय जिम्बार्डो की स्टूडेंट रह चुकी थी। उसने लोगों से काफ़ी तारीफ सुनी थी कि इस नकली जेल का इन्वायरमेंट कितना रियलिस्टिक है। लेकिन जब उसने वीडियो पर उन कैदियों के साथ हो रही हरकतों को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जिम्बार्डो से पूछा कि वो ऐसी घटिया हरकतों को अलाउ कैसे कर रहा है, वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद क्यों नहीं कर देता। लेकिन जिम्बार्डो अपने एक्सपेरिमेंट में हो रही चीज़ों पर पूरी तरह मुग्ध था। उसे ऐसा लगा कि क्रिस्टीना बकवास कर रही है, लेकिन क्रिस्टीना हार मानने वाली नहीं थी। क्रिस्टीना ने जिम्बार्डो को काफ़ी बुरा भला कहा और उसने जिम्बार्डो पर यह दोष लगाया कि वो एक्सपेरिमेंट के नाम पर बहुत घटिया हरकतों को बढ़ावा दे रहा है। अब जिम्बार्डो के साथी भी इस एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठाने लगे थे। जिम्बार्डो के एक साथी ने तो यह भी कह दिया कि उसे शर्म आ रही थी कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इतने सारे लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद जिम्बार्डो को थोड़ी थोड़ी बुद्धि आने लगी थी। उसे समझ में आने लगा था कि वो एक जेल वार्डन नहीं है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उस नकली जेल में जो लोग बंद हैं वो अपराधी नहीं हैं, वो कॉलेज के निर्दोष स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह गर्लफ्रेंड और अपने साथियों के दबाव में आकर जिम्बार्डो ने फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया। वो कैदियों और गार्ड्स के पास गया और उसने उन लोगों से कहा कि ये एक्सपेरिमेंट बंद हो चुका है और अब वो पूरी तरह आज़ाद है। तो इस तरह जो एक्सपेरिमेंट 2 हफ्ते चलने वाला था वो सिर्फ 6 दिनों में बंद हो गया। बाद में जिम्बार्डो ने स्वीकार किया कि एक्सपेरिमेंट करते करते वो अपने असली लक्ष्य को भूल गया था और जेल वार्डन की एक्टिंग करते करते वो खुद जेल वार्डन हो गया था। अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी खबर नहीं ली होती तो उसे इस पागलपन से निकालना बहुत ही मुश्किल होता। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जिम्बार्डो की नीयत पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। पहला सवाल तो ये था कि पहला इल्ज़ाम तो ये था कि उस प्रयोग में भाग लेने वाले लोगों को आधा सच बताया गया था। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उन्हें उनके घर से अरेस्ट कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में इस तरह टॉर्चर किया जाएगा। वो तो ये समझकर इस प्रयोग में आए थे कि एक बहुत ही साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही हार्मलेस सा प्रयोग है। तो एक तरह से उनसे काफ़ी बड़ा झूठ बोला गया था। आधा सच बहुत बड़ा झूठ होता है। लेकिन जिम्बार्डो का यह कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से किसी भी पार्टिसिपेंट पर लॉन्ग टर्म में बुरा असर नहीं पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट के कारण लोगों को जो भी परेशानी हुई वो बिल्कुल ही टेम्पररी थी। लेकिन तब भी लोगों का कहना था कि जिम्बार्डो ने 6 दिनों तक जो भी होने दिया अपनी आंखों के सामने वो पूरी तरह अनैतिक था और इमोरल था। कई लोगों का यह भी शक है कि ये जो गार्ड्स बहुत सारी हरकतें कर रहे थे वो जिम्बार्डो के कहने पर ही ऐसा काम कर रहे थे। एक गार्ड ने यह बाद में स्वीकार किया
कि जिम्बार्डो ने ही उन्हें यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि पहले दिन 2:30 बजे रात में सारे कैदियों को उठाया जाए और उनको तंग किया जाए। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जिम्बार्डो बार बार गार्ड्स को यह कहता था कि वो जेल में शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस रिसर्च को काफी लोगों ने काफी गंभीरता से लिया, क्योंकि इस रिसर्च से काफी बातें सामने आई जो काफी सच थी। इस एक्सपेरिमेंट में जो लोग कैदी बने थे उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से बेबस और इस तरह से लाचार हो सकते हैं। दूसरी तरफ कई गार्ड्स ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके अंदर इतनी बेरहमी और इतना सैडिज्म भरा हो सकता है। हमारा वातावरण काफी हद तक यह निर्धारित करता है कि हम क्या बनेंगे। इसीलिए लंबे समय से दबे कुचले लोग अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, और जो लोग लंबे समय से अत्याचार करते आ रहे हैं उन्हें अपने काम में कुछ भी गलत नहीं दिखता। हमारा वातावरण, हमारी आबो हवा, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा परिवेश हमारे अंदर इतना घुस जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। लेकिन दोस्तों, वातावरण ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक ही वातावरण में कई तरह के लोग अपने मूल स्वभाव के हिसाब से अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो सिर्फ इन्वायरमेंट या वातावरण ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ उस इंसान का डीएनए, उसका मूल स्वभाव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस बात से मुझे एक मूवी याद आ रही है। उस मूवी का नाम था दी बॉयज फ्रॉम ब्राजील। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में होता यह है कि एडोल्फ हिटलर की मृत्यु के बाद उसके डीएनए से नाज़ी पार्टी के मेंबर्स पूरी दुनिया भर में 94 बच्चे पैदा करवाते हैं। वो एडोल्फ हिटलर के डीएनए को 94 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ये बच्चे, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले तो ये भी हिटलर ही जैसे निकलेंगे और हिटलर की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। इस बात की खबर एक नाज़ी हंटर को लगती है। नाज़ी हंटर वो लोग थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नाज़ी ऑफिसर्स, हिटलर के ऑफिसर्स छुपे हुए थे, उनको खोज कर निकालते थे और उन्हें लीगल पनिशमेंट दिलवाते थे। तो उस नाज़ी हंटर को यह असाइनमेंट मिलता है कि वो इन 94 बच्चों को खोज निकाले और उनको मार डाले। तो अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात कुछ बच्चों से होती है और तब उसे एक बात समझ में आती है, वो ये कि हिटलर जैसा बनने के लिए हिटलर का डीएनए होना पर्याप्त नहीं है। आपको वैसे वातावरण में भी पैदा होना होगा, आपको उन घटनाओं से भी गुजरना होगा जिन घटनाओं से हिटलर गुजरा था। और इन 94 बच्चों के लिए यह पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी यह पॉसिबल नहीं है कि वो हिटलर जैसे वातावरण में पले बढ़े और उनके जीवन में भी वैसी ही घटनाएं घटे जो हिटलर के जीवन में घटी थी, क्योंकि यह बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अपने प्लान पर, अपने असाइनमेंट पर यह विचार करने लगता है कि उसे इन बच्चों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इस फिल्म की एंडिंग क्या होती है ये आप खुद फिल्म को देखकर जानिए। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की तर्ज पर बीबीसी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया बीबीसी जेल स्टडी। बीबीसी जेल स्टडी में भी कुछ स्टूडेंट्स को गार्ड बनाया गया, कुछ स्टूडेंट्स को कैदी बनाया गया और उनको लगभग वैसा ही वातावरण दिया गया जो द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को दिया गया था। लेकिन बीबीसी जेल स्टडी में वो सब नहीं हुआ जो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में हुआ था। बीबीसी की जेल स्टडी में कैदियों ने अपने अधिकारों के बारे में, अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में गार्ड से बातें की और गार्ड्स ने भी उन्हें काफ़ी कोऑपरेट किया।
इसके पीछे एक कारण था। बीबीसी जेल स्टडी में गार्ड्स को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले थे कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में जिम्बार्डो ने गार्ड्स को पूरी छूट दे रखी थी कि वो जो चाहे कैदियों के साथ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिम्बार्डो ने गार्ड्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि उन्हें कैदियों को किस तरह से तंग करना है। तो इससे एक बात तो साफ होती है, लोग अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा तभी उठाते हैं जब उन्हें ऊपर से छूट मिली होती है। अगर उन्हें ऊपर से छूट ना मिले तो वो अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और अगर कहीं कुछ भी गलत होता है तो हमें सबसे पहले उंगली उन लोगों पर उठानी चाहिए जो टॉप में पावर पर हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो लोग टॉप में पावर में हैं वो बड़ी चालाकी से बोल जाते हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, और हम बड़ी मासूमियत से उनकी इस बात को मान भी लेते हैं। हाल ही में हॉलीवुड की एक मूवी आई है जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग। इस फिल्म की कहानी ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की सेना हार जाती है तो जर्मनी के टॉप नाजी ऑफिसर गोरिंग को कैप्चर कर लिया जाता है और अमेरिका की सरकार उस पर और उसके साथियों पर मुकदमा चलाना चाहती है। ये मुकदमा न्यूरेमबर्ग शहर में चलेगा जो जर्मनी में है। तब गोरिंग अपने दोस्तों, अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को यह कहता है कि उन सब को मिलकर ये कहना है कि जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जूस के साथ जो भी हुआ उसके बारे में उन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अब एक छोटे से देश में 6 मिलियन जूस को मार दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, और उस देश के टॉप आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। हाउ क्यूट, पर ऐसा होता है। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताने ही भूल गया। हमने बात की थी ना वो इस घटना, इस एक्सपेरिमेंट और हमारी जो आज़ादी का दिन है, हम भारतीयों की आज़ादी का जो दिन है, उसके बीच क्या संबंध है। संबंध ये है कि हम भारतीयों को 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त की सुबह को ही इन सारे लड़कों को, इन सारे ये जो 10 कैदी थे, इनको इनके घर पर अरेस्ट किया गया था। तो तारीख एक ही है, साल अलग अलग हैं। एक ही तारीख पर कई लोगों को आज़ादी मिली और एक ही तारीख पर कुछ लोगों की आज़ादी कुछ समय के लिए छिन गई। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हो सकता है आपको अपनी और दूसरों की साइकोलॉजी के बारे में सीखने को कुछ मिला भी हो। आपने अपने अंदर झांका हो कि आप वैसे क्यों हैं जैसे हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी एक पर्टिकुलर वे में, एक विशेष प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसको समझने में आपको शायद एक छोटा सा क्लू मिला हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ कथा लोक में। तब तक के लिए गुड बाय।